हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से आप सबकी रिविजन चल रही होंगी। चलिए जी। अ, ये इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर अप कर लिया होगा। बट ये इंटरमीडिएट फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट, उसमें बच्चों को एक टेंशन होती है आजकल। वो टेंशन क्या है उनके लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट है पहले मैं बता देता हूँ आपको। एमसीक्यू 20 मार्क्स, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स के, वो भी कंपलसरी है। 34 मार्क्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो बेटा आपके लिए कंपलसरी है, उनको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप सोच के देखो। एंड इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बच्चों को याद नहीं रहते। तो यहाँ पर मैं एक ट्राई कर रहा हूँ आप सबके लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे तो नहीं बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मैं आपको समरी प्रोवाइड कर सकूँ। या समरी वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स में कवर करूं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकूं। बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समराइज करना इजी हो जाए। चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2। AS2 एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, 2 अटेम्प्ट हुए, दोनों अटेम्प्ट में AS2 के क्वेश्चन आए हुए हैं। एमटीबी के अंदर बार बार इसके बारे में पूछा, और इसलिए मेरी तरफ से ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा करके जाना। AS2, AS10, मतलब बताता रहूंगा मैं आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। AS13, वहां से AS16। ठीक है, ये सारे एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से करने चाहिए। चलिए जी, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, सॉरी, अब मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन AS2। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है हम ये समझते हैं। इन्वेंट्री आर दी असेट्स, पहले देखो आप मेरा बच्चा, इन्वेंट्री आर दी असेट्स। इन्वेंट्री क्या होती है? एक असेट होती है हेल्ड फॉर सेल। अगर आप क्या कहते हैं बिजनेस कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो आप? फर्नीचर का। तो इन्वेंट्री आप क्यों रखते हो? बेचने के लिए। फर्नीचर क्या हो गया आपकी इन्वेंट्री। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वर्ड के लिखा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर खरीद कर बेचना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड को भूल मत जाना, एमसीक्यू में भी हेल्प कर सकता है। इन्वेंट्री आर दी एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। से फॉर एग्जांपल मेरे पास भी कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है जो मैंने रखा हुआ है हेल्ड फॉर सेल, बट वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, वो मेरे AS2 में आए, AS10 में आएगा, सॉरी, वो मेरा पीपीई है। हेल्ड फॉर सेल से काम नहीं बनता, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बना रहे हो कोई आप गुड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड WIP। या फिर आपने कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ है किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री ये होती है। तो इन्वेंट्री में मेजरली 3 टाइप की इन्वेंट्री इंक्लूड होती है। एक फिनिश गुड्स, एक WIP, और एक क्या हो गया? रॉ मटेरियल। चलिए जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेंट्रीज होती हैं उनको किस अमाउंट पे बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको? कैरिंग अमाउंट क्या होगा इनका? कैरिंग अमाउंट मतलब क्या, किस अमाउंट पे कैरी करेंगे। मैं कॉस्ट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। अभी हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होता है, एनआरवी क्या होता है। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस यही है, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एनआरवी, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। क्या जी, तो ये कह रहे हैं WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोवाइडेड वो वैल्यू कर रहे हो अपनी एनआरवी पर। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वैल्यूएशन हो रही है उसकी एनआरवी पे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, वैसे एप्लीकेबल है। चलिए जी, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो 3 टाइप की होती है। रॉ मटेरियल हमारे हो गए, फिनिश गुड्स, और क्या हो गए हमारे? WIP, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रॉ मटेरियल है उसको जनरली हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, प्रोवाइडेड उसके जो फिनिश गुड्स हैं, उसके जो फिनिश गुड्स हैं वो सेल हो रहे हो अपनी कॉस्ट या फिर उससे ज्यादा पे। बट अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू कर रखा है हमने, तो उस केस के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको भी हम वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। करेंगे मेरे बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब नेक्स्ट आ जाओ आप। फिनिश गुड्स और WIP के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि फिनिश गुड्स और WIP को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट या फिर एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ये बात आपको पता है, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। ठीक है जी। कॉस्ट क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन एंड अदर कॉस्ट।
अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए सिर्फ मेजर कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ परचेज। बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके साथ एक कॉस्ट और आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड क्या आएगी आपके पास, अदर कॉस्ट। चलिए जी, एनआरवी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है अपने पास। सबसे पहले आप समझेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है। आइए जी, कॉस्ट ऑफ परचेज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इन्होंने बोला आपको बेसिक परचेज प्राइस माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ये जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस के ऊपर क्या लगता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, लाइक जीएसटी है, आपका कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कुछ भी लग सकता है, प्रोवाइडेड वो रिफंडेबल ना हो। अगर वो रिफंडेबल है तो सिनेरियो के अंदर वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, और ऑलरेडी अगर बेसिक परचेज प्राइस में वो एडेड है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपके खर्चे उस इन्वेंट्री को परचेज करके अपने गोडाउन तक लाने में लगे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडेड कॉस्ट, वो सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉस्ट आ सकती है आपकी यहाँ पर, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसको हम डिवाइड करते हैं इफेक्टिव यूनिट से, तो आती है हमारी क्या, कॉस्ट पर यूनिट। बट सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इफेक्टिव यूनिट। इफेक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, टोटल यूनिट्स परचेज या कंज्यूम माइनस नॉर्मल लॉस, माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस की बात करो, लॉस दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड होता है, रीअकरिंग होता है, तो इसलिए उसको हम लेस कर देते हैं। पर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, MTP2 जून 24 में आया हुआ है एग्जाम के अंदर, मतलब वहां पे मॉडल टेस्ट पेपर में। हमारे पास क्या है, दैट इज हमने यूज करा 12,000 मेट्रिक टन ऑफ मटेरियल, बट हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, 4% क्या होगा, नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब इफेक्टिव यूनिट्स कितनी हो गई, 11,520। ठीक है, ये जो मटेरियल था हमने परचेज करा 150 मेट्रिक टन में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 630 वेस्टेज वाज इन स्टॉक। पर एक्चुअल में जो लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस हुआ 630, और जो हमारा नॉर्मल लॉस है वो है 480। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 150। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट कैसे आई बेटा, 150 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 150। आई बात समझ, 18 लाख डिवाइड करा हमने इसको इफेक्टिव यूनिट से, या है कॉस्ट पर यूनिट। ये मटेरियल को कंज्यूम करने की कॉस्ट पर यूनिट है, ये इफेक्टिव कॉस्ट। अब आई बात समझ, तो नॉर्मल लॉस होता है उसको हम कभी भी वैल्यूएशन नहीं करते उसकी, और ऊपर से अगर नॉर्मल लॉस से कोई रिकवरी हो रही है तो उस रिकवरी को हम लेस करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट में से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी वैल्यूएशन होती है एज गुड यूनिट, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अलग से। सही बात समझ, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है एकदम। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा क्या, कॉस्ट पर यूनिट किसका, जो हमने मटेरियल परचेज करके आए। अब मटेरियल परचेज करके लेकर आ गए दोस्त, अब क्या करेंगे, उसकी कन्वर्जन करेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन करते वक्त हमें किसकी होती है, WIP कॉस्ट निकल के आती है, और फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकल के आती है। WIP फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकालनी है, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो आपको अच्छे से आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारी रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं लेबर के थ्रू, तो लेबर की कॉस्ट आती है, तो हम इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम एक्चुअल जो हमारी लगी है, मतलब वो एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसलिए हम एक्चुअल बेस पर उसको लेते हैं। जो हमारी ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स के दो पार्ट है, फिक्स ओवरहेड्स और हमारा होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। तो जो हमारे, ये कौन से ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स की, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कॉस्ट का पार्ट हम नहीं मानते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते, वो कॉस्ट तो है पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। चलिए जी, अब इन्होंने क्या बोला, जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनको भी हम लेते हैं एक्चुअल बेस पर, और जो फिक्स ओवरहेड्स हैं, फिक्स ओवरहेड्स का होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है मेरे बच्चों, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी उनको तो पक्के से पता है। अब जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी उनको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ। बस पहले ध्यान रखो, फिक्स ओवरहेड्स कभी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होते प्रोडक्ट की, वो उनको हम अपोर्शनमेंट करते हैं उसका, फिक्स ओवरहेड्स का। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन करते हैं। मान लो फिक्स ओवरहेड्स है मेरे 1 लाख रुपए के, ठीक है, अब इनको हम क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोडक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब किस बेस पर कराएंगे, किस बेस पे कराएंगे। ठीक है, तो जनरली हम जो करवाते हैं नॉर्मल बेस पर करवाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग ये नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं।
बट अकाउंट्स में AS2 क्या बोलता है, अगर अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी तो आप एक्चुअल बेस पर कराओगे। तो इन शॉर्ट का फॉर्मूला ये बन गया हमारा, फिक्स ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब कराते हैं, फिक्स ओवरहेड्स का हम रिकवरी रेट निकालते हैं बेटा। तो रिकवरी रेट में हम डिवाइड करते हैं या तो एक्चुअल को, एक्चुअल यूनिट्स, या फिर हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल यूनिट्स, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। ऐसा क्यों हुआ, ताकि क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन ना हो। अभी मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं, बस सिंपल सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन को रोकने के लिए हमने ऐसे करा। आइए जी, एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका लगभग। ठीक है जी, हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्शन है 50,000। चलिए, हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी वो 42, 50 एंड 60। कोई दिक्कत? अब नॉर्मल प्रोडक्शन लिखी है हमने, ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स ओवरहेड्स है, फिक्स ओवरहेड्स बेटा कितने हैं, फिक्स ओवरहेड्स है 5 लाख। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम, तो हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 5 लाख। अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉरी बेटा। ठीक है, तो जनरली जो फिक्स ओवरहेड्स रिकवर होते हैं वो किस पर होते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी पर होते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स 5 लाख खर्चा करके हमने कितने यूनिट्स बनाए, 50,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक सबको समझ आ गया। बट अब यहाँ पे इन्होंने 3 केस दिए, 3 केस के अंदर इन्होंने क्या बोला, नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हाइयर। नॉर्मल यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे दोनों में क्या आ गया हमारे पास, रिकवरी रेट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो नॉर्मल है 50 है, पर एक्चुअल कितना है 60,000। तो 5 लाख को हम डिवाइड करेंगे 60,000 से, तो आया आपका क्या 8.3। क्या आया मेरा बच्चा, 8.3। अब जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो फिक्स ओवरहेड्स इस वाले केस में कितने लेंगे, 4,20,000, क्योंकि रिकवरी रेट कितना था हमारा 10। तो 10 इंटू 42,000, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ा, 10 इंटू 50,000, और यहाँ पे 8.33 इंटू 60,000, बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन कितनी हुई, 60,000 की हुई। ये बात समझ आई आपको? बट इस वाले केस में देखो आप, इस वाले केस, फर्स्ट वाले केस में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट वाले केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर हमने पेमेंट करी है 5 लाख की, पर ओवरहेड्स जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमने इंक्लूड करे हैं वो कितने करे हैं, सिर्फ 4,20,000। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, वो कितने हैं बेटा, 80,000। कितने मेरे बच्चे, वो 80,000। तो अंडर रिकवरी ओवरहेड्स है वो कितने हमारे, 80। ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन। अभी हमने 2 कॉस्ट पढ़ी, अभी कॉस्ट ऑफ परचेज, उसके ऊपर क्वेश्चन दिखाया मैंने। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स मैं बोल सकता हूँ, और फिक्स ओवरहेड्स। और फिक्स ओवरहेड्स के ऊपर ध्यान रखना है, तो उसको डिवाइड करना है फिक्स ओवरहेड्स को, बिकॉज जो डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड्स है वो तो पर यूनिट गिवन होगा, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट गिवन नहीं होगा। ठीक है, उसका टोटल अमाउंट गिवन होगा और नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होंगी, नॉर्मल वाली भी और एक्चुअल वाली भी। तो दोनों दोनों में से हाइयर होंगी वो हम लेते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अदर कॉस्ट क्या है बेटा आपका, अदर कॉस्ट में इन्होंने बोला ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब इसका मतलब क्या कह रहे, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, उस कॉस्ट को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और इसका एग्जांपल लेते हैं नीचे से, नीचे से। आइए जी, अब यहाँ देखो कौन कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में जर्नली इंक्लूड नहीं होती। नंबर 1 एबनॉर्मल वेस्टेज, वो ऊपर हमने देख लिया था। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, उसके पास क्या हो गया हमारा, बोरोइंग कॉस्ट, जर्नल एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग कॉस्ट। ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड नहीं होती। पर एडमिन कॉस्ट, कोई भी ऐसी एडमिन कॉस्ट, ठीक है, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, वो अलग चीज हो गई। बट अब से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, एक स्टोरेज कॉस्ट का और एक बोरिंग कॉस्ट का। AS16 क्या बोलता है, अगर कोई भी इन्वेंट्री सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है रेडी टू यूज होने में, तो उस केस में अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है AS16 के अकॉर्डिंग, वो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर किसी इन्वेंट्री को हमने बहुत लंबे टाइम तक स्टोरेज रखा और उसका रीजन क्या था, वो नेसेसरी था ताकि वो इन्वेंट्री अपनी प्रेजेंट कंडीशन में आ सके, तो स्टोरेज कॉस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें प्यारा सा हमारा एग्जांपल था वाइन वाला एंड राइस वाला। चलिए जी, तो ये मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया। कॉस्ट के अंदर 3 कॉस्ट होती हैं,
नंबर 1 कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ परचेज, नंबर 2 क्या, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, नंबर 3 क्या हो गया आपका, अदर कॉस्ट। ठीक है, पर अदर कॉस्ट में अदर एक्सक्लूजन हैं। एक्सक्लूजन का मतलब, अदर एक्सक्लूजन छोड़ दे, एक्सक्लूजन रख लो बस, इसको बेटर ऑप्शन है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो गया आपका, कौन कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते कॉस्ट ऑफ आपकी प्रोडक्ट के अंदर। चलिए जी, अब एनआरवी क्या होती है आपकी, एनआरवी इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, एनआरवी का मतलब हो गया दैट इज आपकी एनआरवी है फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स की एनआरवी बहुत सिंपल होती है आपकी, वो बोल रहे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, माइनस सेलिंग कॉस्ट। एक एग्जांपल दूंगा अच्छा सा, मेरे पास एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100, उसका जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है बेटा वो 110 है। अब आपको लगेगा विच एवर इज लोअर, सर लोअर तो 100 है, इस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, बट एक बात समझो, इसमें से लेस करेंगे हम क्या, अपना सेलिंग कॉस्ट। मान लो सेलिंग कॉस्ट है 10%, तो 11 रुपए हो गया, तो इसकी एनआरवी कितनी रह गई, एनआरवी रह गई इसकी 99। तो कॉस्ट और एनआरवी से कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं करते, तो हम उस इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे किस पर, 99 पे, ना कि 110 पर, सॉरी 100 पर। चलिए जी, अब सेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनआरवी ऑफ व्हाट, एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। कह रहा है फिनिश गुड्स की एनआरवी है आपके पास, फिनिश गुड्स की क्या है आपके पास, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, हाँ सर है, माइनस सेलिंग कॉस्ट कर दो, सर कर दी सेलिंग कॉस्ट भी, सर माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैंने बोला फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। व्हाट इज डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी क्या होता है, वो सारी इन्वेंट्री जो रेडी टू होना स्टार्ट हो गई, बनना तो स्टार्ट होगी पर बनी नहीं, तो इसका मतलब उन सारी इन्वेंट्री के ऊपर लेबर और ओवरहेड्स अभी पूरे एब्जॉर्ब नहीं हुए, पूरे उनके ऊपर अभी नहीं लगे, तो डब्ल्यूआईपी है। पर डब्ल्यूआईपी की अगर हमें एनआरवी निकालनी हो तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, किसकी हेल्प लेंगे हम, इसकी बड़े भाई की। बड़ा भाई कौन है अपना, फिनिश गुड्स। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसको माइनस कर देंगे। रॉ मटेरियल डिपेंड करता है पूरा का पूरा फिनिश गुड्स के ऊपर। जनरली रॉ मटेरियल की हम क्या नहीं निकालते, जनरली हम रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट नहीं निकालते, हम एनआरवी नहीं निकालते, उनकी एनआरवी होती नहीं है, उसकी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। प्रोवाइडेड 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 जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, जो हमारा फिनिश गुड्स है, सॉरी जो फिनिश गुड्स है वो अपनी कॉस्ट या उससे ज्यादा पे मार्केट में सेल हो रहा है, तो रॉ मटेरियल की हम क्या नहीं निकालेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं निकालेंगे, उसको कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है जी, अभी मैं एक रूल बताता हूँ, वो रूल ध्यान रखना। अब आओ क्वेश्चन यहाँ पे, टेक्निकली बस एएस यही था, इस एएस में इतना पढ़ लो, मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी इस एएस के अंदर क्वेश्चन आता है तो। अब देखो 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास, 120 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है उसकी, 90 रुपीज। ठीक है जी, 500 हमारे पास पार्टली फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट अभी तक लगी है 260, और साथ में जो एडिशनल कॉस्ट आने वाली है वो कितनी है मेरे बच्चों, 1500 यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट के हैं हमारे पास, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, 320 डन। तो ये इन्होंने बोल रखा है। हम स्टार्टिंग करेंगे नीचे से, आइटम नंबर 3, चाहे आंसर आप ऐसे लिखो रॉ मटेरियल पार्टली फिनिश गुड्स एक्स, ठीक है, बट जो फिनिश गुड्स है मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसकी जो यूनिट्स है 1500 है, इसकी कॉस्ट चेक करो, इसकी कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे, 320, ठीक है जी, और एनआरवी कितनी है इसकी, 300 है मेरे दोस्त, कितनी एनआरवी है, 300। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हो गया, 300, तो हम 300 पे 1500 इंटू 300 क्या करा हमने यहाँ पे, 1500 इंटू 300 पे वैल्यू करेंगे। अब उसके बाद चले जाओ सीधा अपने रॉ मटेरियल पर, रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं, 600 हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, 120, और एनआरवी कितनी है इसकी, 90। एनआरवी का मतलब यहाँ पे हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कितनी हो गई, 90। पर आपको आग बंद करके, आग बंद मत कर लेना, आग बंद करके आपको सिर्फ यहाँ पे क्या रखना है, किस पे लेना है, सॉरी एनआरवी पे लेना है। अगर फिनिश गुड्स एनआरवी वैल्यू हुआ है तो ये भी किस पे होगा, एनआरवी पे। अगर फिनिश गुड्स इस पे वैल्यू हुआ, ये भी किस पे होगा, फिनिश, मतलब इसकी वैल्यूएशन इस पे डिपेंड करती है। फिनिश गुड्स कॉस्ट पर मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, फिनिश गुड्स कॉस्ट पर, ठीक है, तो रॉ मटेरियल भी किस पर होगा, कॉस्ट पर। ये रूल याद रखो उल्टा, फिनिश गुड्स एनआरवी पर, तो रॉ मटेरियल किस पर आएगा हमारा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। किस पर आएगा मेरे बच्चे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। ये बात समझ आ रही है सबको, यहाँ जी सर समझ आ रही है, पक्की बात है बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर कर सको तो शेयर करना किसी फ्रेंड के साथ अपने, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के अंदर पूरा हम एएस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यू की बात करते हैं, ठीक है जी। अब डब्ल्यू में इन्होंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि सर इसकी एनआरवी कैसे निकालेंगे, इधर देखो डब्ल्यू है कितना,
WIP यहाँ पे 260, उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी आने वाली है 60, तो 260 माइनस 60, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, WIP में हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300 लेंगे, माइनस फर्दर कॉस्ट कितनी है हमारी 60, तो कितना हो गया 240। अब क्वेश्चन के अंदर सेलिंग कॉस्ट गिवन नहीं है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब जो कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेलिंग, वो गिवन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ये आ गया 240, और और जो हमारी कॉस्ट है इसकी वो कितनी है 260, अगेन विच एवर इज लोअर, लोअर क्या आ गया हमारा 240, तो 240 पे इसको वैल्यूएशन करेंगे। बात समझ आ रही है? आई होप आपको यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं एक क्वेश्चन, एक इमेजिनरी पॉइंट ले रहा हूं, मेरा पॉइंट सुनना आप सब बच्चे। अब देखो बेटा, अगर मान लो सेलिंग प्राइस 330 होता, सेलिंग प्राइस 330, यहां रहेंगे 330, तो विच एवर इज हाइयर, आपस विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज लोअर, 320, 1500 इंटू 320 लेते हैं, ये आंसर आता है। अगर ये अपनी कॉस्ट पर वैल्यू हुआ है, तो रॉ मटेरियल भी किस पर वैल्यू होगा, अपनी कॉस्ट पर, ये ध्यान रखना, 600 इंटू 120 आता। अब बात बची WIP, अब यहाँ पे फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस है 330, और फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट कितनी है बेटा 60, तो कितना बच गया बेटा, ये बच गया 270, ये आ गई इसकी NRV, और इसकी कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे, इसकी NRV यहाँ लिखते हैं 270, और इसकी कॉस्ट कितनी है 260, इन केस में भी तीनों की कॉस्ट आ गई हमारी यहाँ पे 500 इंटू आ गया 260। इन शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा, आप समझो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, विच एवर इज लोअर, स्टार्टिंग करोगे फिनिश गुड्स से, ठीक है, फिनिश गुड्स, अगर फिनिश गुड्स क्या है, ठीक है, अगर अपनी कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है, तो रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे करेंगे, WIP को चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर फिनिश गुड्स हमारी NRV पे वैल्यू हो रहा है, तो ध्यान रखना है जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, मतलब NRV पे वैल्यू होगा, ऐसे बोल सकते हैं, बस इसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी NRV कैसे निकलती है, फिनिश गुड्स की जो हमारा सेलिंग प्राइस है 300 माइनस फर्दर कॉस्ट कितना है 60। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे पैसे क्वेश्चन आता नहीं था, इस बार May 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया। एक बात ध्यान रखना, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि अपने जॉइंट प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसमें जॉइंटली मटेरियल लगता है, जॉइंटली लेबर लगती है, और एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की जो भी कॉस्ट होती है वो हमें क्या करनी होती है, दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में अपोर्शनमेंट करनी होती है। अपोर्शनमेंट करने का बेस्ट जो तरीका होता है, बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्या मेरे बच्चे, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का बेस्ट तरीका होता है करने के लिए। चलिए, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता है ये वाली बात, ठीक है, अदरवाइज ये ध्यान रखना, मान लो जॉइंट कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है, 10 लाख की, और दो प्रोडक्ट निकल के आए ए और बी, ए की जो सेल वैल्यू है मार्केट में वो है 15 लाख, और बी की जो सेल वैल्यू है वो कितनी है 5 लाख, तो इस रेशो में आप 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर, दैट्स इट। बट अगर जॉइंट प्रोडक्ट के साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी निकल के आता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है अभी बता नहीं सकता मैं आपको, बस इन शॉर्ट की स्टोरी ये है, कॉमन प्रोसेस से जब दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं और दोनों की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोसेस से दो प्रोडक्ट निकल के आए या तीन प्रोडक्ट निकल के आए, जिसमें दो की मार्केट वैल्यू तो अच्छी खासी थी पर एक की मार्केट वैल्यू बहुत कम थी, तो उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट एक तरीके से वेस्ट होता है, पर वेस्ट से थोड़ा बेटर होता है वो, तो जो भी उसकी रिकवरी होती है उस रिकवरी को जॉइंट कॉस्ट से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जॉइंट कॉस्ट से क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। चलिए जी, अब उसके बाद इन्होंने पूछा कि इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, फीफो लिफो वगैरह होता है, कि अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इन्वेंट्री क्या है मेरे बच्चे आपकी इंटरचेंजेबल है, क्या है मेरे बच्चे इंटरचेंजेबल, तो सिनेरियो के अंदर, ठीक है, यस है, इंटरचेंजेबल क्या होती है, लाइक से फॉर एग्जांपल सिमिलर इन्वेंट्रीज है, होमोजीनियस इन्वेंट्री है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, फीफो वेटेड एवरेज लगा सकते हो आप, ठीक है जी। अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, लाइक सेकेंड हैंड कार्स, आप सेकेंड हैंड कार को परचेज करके सेल करते हो,
सेकेंड हैंड कार के अंदर जो कार्स होती हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं होती, हर एक कार की अलग वैल्यूएशन होती है, तो वहां पे लगता है स्पेसिफिक मेथड। क्या लगता है? स्पेसिफिक मेथड। और अगर आपके न्यू कार का शोरूम है आपका, तो क्या लगेगा? फीफो या वेटेड एवरेज। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि वहां पे जो कार्स हो सकती हैं, मान लो 10 कार है आपके पास, 10 कार सेम हो सकती हैं, वहां पर आप कोई भी एक कार को आप निकाल के आ सकते हो, कस्टमर को। चलो इस चीज को छोड़ते हैं हम। ठीक है, अदर टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है हमारी? उन्होंने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन आप देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम प्रैक्टिकली कभी कभी यूज करते हैं अगर हमारे लिए फिजिबल नहीं होता कि इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट निकालना। ठीक है जी, डन। तो बस ये सब चीजें थी इस एएस के अंदर। ये लास्ट के 2-3 जो टॉपिक है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर तक जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, मैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और लगभग जितने हो सकते हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।